नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द 10 मिनट शो में। दिल्ली पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट जो हिस्ट्री का चल रहा है। अभी तक हम लोग ने 360 प्रश्न किया था और आज हम लोग 40 प्रश्न करेंगे और पूरा 400 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी 400 प्रश्न के साथ ये हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हिस्ट्री के बाद हम लोग कल से पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी लोग बता दें कि पूरा वीडियो नहीं देखें इसके पहले वाला 360 प्रश्न, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी चरण के दौरान मुजफ्फरपुर के एक जिले मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के कारण 1908 में अलीपुर साजिश का पर्दाफाश हुआ। उस मजिस्ट्रेट का नाम क्या था? तो उसका नाम था डगलस किंग्सफोर्ड। क्या नाम था? डगलस किंग्सफोर्ड। और ये जो घटना हुआ था ये 30 अप्रैल 1908 को हुआ था और इस घटने में बम फेंका गया था। डगलस जो जज डगलस किंग्सफोर्ड थे उनकी गाड़ी पर बम फेंका गया था। किनके द्वारा फेंका गया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की के द्वारा फेंका गया था बम। और ये घटना मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? तो अखिल भारतीय लीग की स्थापना हुआ था ढाका में। उस समय ढाका जो था भारत का ही हिस्सा था, बांग्लादेश भारत में ही था। तो ये हुआ था 1906 में स्थापना ब्रिटिश भारत के ढाका बांग्लादेश में। और इस लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान के नियंत्रण में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता पहले सत्र की किसने किया था? तो वो किया था आगा खान ने। ठीक है, पहले सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? आगा खान ने किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा तथा उनका विस्तार करना। और ये लीग के संविधान बना। लीग का संविधान 1906 ईस्वी में कराची पाकिस्तान में बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था? 1906 में कराची पाकिस्तान में। उस समय पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था क्योंकि विभाजन नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत कहा है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा है इन्होंने? हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग रखी गई थी? तो कहां पे रखी गई थी? कोलकाता में रखी गई थी। स्वराज शब्द का अर्थ है श्वासन। क्या है? श्वासन। दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बने। कब बने हैं? 1906 में। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग के लिए कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और इस अधिवेशन को कांग्रेस ने स्वराज को भारतीयों के अंतिम लक्ष्य के रूप में अपनाया था। और इस अधिवेशन में बंगाल के विभाजन, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी तथा बहिष्कार पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। अगला प्रश्न है कि 1929 में खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारी का एक दल बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। तो वो कौन व्यक्ति था? वो खान अब्दुल गफर खान था। कौन था? खान अब्दुल गफर खान। खान अब्दुल गफर खान को सीमंत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफर खान को। और खान अब्दुल गफर खान जो था ये भारत रत्न पाने वाला पहले गैर भारतीय था। पहला गैर भारतीय कौन था भारत रत्न पाने वाला? खान अब्दुल गफर खान था। इसे 1987 में सम्मानित किया गया था। और इस आंदोलन जो ये था, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि गांधी जी के सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन करना था। ठीक है, और इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन योजना कब लागू की गई थी? तो देखिए, बंगाल विभाजन जो योजना था इसे 1905 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1905 में। 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। कब किया था? 1905 में। और इस विभाजन के जरिए बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया था।
बंगाल विभाजन के इतिहास में बंगभंग के नाम से भी जाना जाता है इसे। और बंगाल विभाजन के बाद पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक का दिन घोषित किया गया और विभाजन के बाद देश में व्यापक राजनीतिक और अशांति फैल गया तथा बढ़ते विरोध के कारण 1911 में हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। और इसी समय 1911 में क्या किया गया, जॉर्ज पंचम द्वारा कलकत्ता को राजधानी हटा के दिल्ली बना दिया गया। मतलब पहले कलकत्ता राजधानी था, कलकत्ता से कहाँ बना दिया गया, दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। तो ये कभी कभी प्रश्न पूछता है कि कलकत्ता कब तक भारत की राजधानी थी, तो 1911 तक था। उसके बाद दिल्ली भारत का राजधानी है अभी वर्तमान में, उसके बाद से 1911 के बाद से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी। तो बंगाल का विभाजन जो था ये एक महत्वपूर्ण घटना था 1905 में स्वदेशी आंदोलन का। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना तथा राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करना था। और इस आंदोलन में लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और खादी जैसे स्वदेशी उत्पादों को अपनाया था। अगला प्रश्न है कि किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। तो सूरत 1907 का जो सत्र था इसमें कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया था और ये दो समूहों में विभाजित हुआ था, गरम दल और नरम दल। ठीक है। सूरत सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष में रद्द कर दिया गया था। तो ये 1911 में रद्द कर दिया गया था। कब? 1911 में। बंगाल का विभाजन 1905 में तत्कालीन वायसराय कर्जन ने किया था और ये 1911 में जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। और इसी के दौरान 1911 में यहाँ से कलकत्ता से राजधानी दिल्ली को बना दिया गया था। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और असम के एक प्रांत बन गए थे और विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार एक प्रांत बन गए थे। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस शहर में हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है। और ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। और इस हत्याकांड में जो जनरल था वो कौन था? डायर था। डायर इसी ने आदेश दिया था गोली चलाने का, जिसके कारण इतने लोगों की मौत हुई थी उसमें। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन को 1919 में गठित किया गया था। अगला प्रश्न है कि खेरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो खेरा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। कहाँ पे? गुजरात में। 1918 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। और खेरा आंदोलन का प्रमुख कारण था कि अंग्रेजों का जो कर वसूली था उसका विरोध करना और भारतीय किसानों का प्रदर्शन था ये। 1918 में भारत में अत्यधिक सूखा पड़ने के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी और फसल बर्बाद होने के फलस्वरूप भारतीय किसान अंग्रेजों को लगान कर देने में असमर्थ थे। और इसी कारण क्या किया था कि इसी कारण महात्मा गांधी ने किसानों के साथ मिलकर खेरा सत्याग्रह आरंभ किया था। अगला प्रश्न है कि कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय के रूप में पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो पंजाब केसरी के नाम से किनको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई तथा भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी। कब मिला था इन्हें नोबेल पुरस्कार? तो इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। इनका पुस्तक है गीतांजलि, उसके लिए। ठीक है। उसका ट्रांसलेशन भी पूछता है किसने किया था, तो W.B. येट्स ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात में है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो बरदौली का जो सत्याग्रह था उसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी और ये 1928 ईस्वी में बरदौली में हुआ था, गुजरात में पड़ता है, सूरत के। चंपारण का सत्याग्रह 1917 में हुआ था, बिहार में। खेरा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था 1918 में। और अहमदाबाद मिल हड़ताल ये भी 1918 में हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में।
अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? तो 1911 का जो अधिवेशन था कोलकाता, 1911 कोलकाता अधिवेशन, इसमें सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो पंडित बिशन नारायण धर कर रहे थे। ठीक है, भी पूछ देता है कभी कभी। 52 सेकंड होता है। किसके द्वारा रचित है? अभी बताया मैंने, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। और सबसे पहले राष्ट्रीय गान भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 1950 को मान्यता मिली था। मतलब इसको मान्यता कब दिया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? जनरल डायर जो कि निहत्थ गोलियां चलवा दिया था लोगों पे, उसकी हत्या किसने किया था? तो सरदार उधम सिंह ने किया था हत्या उसका। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और ये कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड जेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड जेम्सफोर्ड। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सरदार भगत सिंह द्वारा की गई थी। और सूर्य सेन का संबंध चंटगांव शास्त्र छापा विद्रोह से था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में। और इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को ऑल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत के दौरान अल हिलाल अखबार के संस्थापक थे? तो कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। ठीक है, और इस अखबार का पहला संस्करण कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। सरकार ने अल हिलाल अखबार पर 1914 ईस्वी में प्रेस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था आपका? तो संयुक्त प्रांत में। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 को प्रारंभ हुआ और असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा कांड संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। मैंने बताया अभी। यह घटना 4 फरवरी 1922 और कुछ स्रोतों से इसे 5 फरवरी 1922 को भी बताया जाता है। इस घटना के हिंसक होने के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। अगला प्रश्न है कि भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष में आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में। 1928 में आया था और इसका गठन संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए किया गया था और भारत सरकार की सिफारिश करने के लिए। साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था और इसीलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया है। इस आयोग में 7 अंग्रेज सदस्य शामिल थे और सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस के द्वारा मद्रास अधिवेशन 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया और साइमन कमीशन ने 1923 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। जब साइमन कमीशन भारत आया तब भारतीय क्रांतिकारियों ने साइमन वापस जाओ का नारा लगाया। साइमन वापस जाओ का नारा कब लगाया था? जब साइमन भारत आया था, साइमन कमीशन। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बरदौली सत्याग्रह में किस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1928 में उनके दौरान बरदौली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ काकोरी ट्रेन डकैती की थी?
तो ये थे अशफाक उल्ला खान। कौन थे? अशफाक उल्ला खान। ककोरी ट्रेन की जो डकैती हुआ था ये लखनऊ के पास 9 अगस्त 1925 को हुआ था और ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा की गई थी। और इस योजना को चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लेहड़ी तथा मनमथनाथ गुप्ता ने अंजाम दिया था। ये 5 लोगों ने मिलकर चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लेहड़ी तथा मनमथनाथ गुप्ता ने अंजाम दिया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भारत का एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने कोंकरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। और इस घटना में भारतीय क्रांतिकारियों ने ट्रेन से अंग्रेजी सरकार का खजाना हथियार लूटा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया था? तो ये 1929 में इनको चयन किया गया था लाहौर अधिवेशन में। और ये राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। उस समय जो पंजाब प्रांत था उसकी राजधानी लाहौर था। और इस अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पर कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफर खान को जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दे भी रखा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस को 1938 में डैश में हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुना गया था? तो हरिपुरा में चुना गया था। फिर से उन्होंने 1939 में जीता था त्रिपुरा से। इसके बाद इन्होंने पटाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे और गांधी जी के मतभेद के कारण इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। और उन्हीं के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में कर दिया था। कब? 1939 त्रिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष बनने के बाद, त्याग पत्र देने के बाद। अगला प्रश्न है कि 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से? तो सर मोहम्मद इकबाल थे। कौन थे? मोहम्मद इकबाल। 1930 में ये क्या थे? अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। और दिसंबर 1930 ईस्वी को अपना अध्यक्षीय भाषण में इकबाल ने उत्तरी पश्चिमी भारत में मुस्लिम बहुल प्रांतों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की दृष्टि का रेखांकित किया। सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल का एक प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, याद रखना है कि सारे जहां से अच्छा किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो मोहम्मद इकबाल का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मोहनदास करमचंद गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह समझौता 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 को। यह समझौता महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय इरविन के बीच हुआ था और इसमें गांधी जी ने इरविन के समक्ष 11 सूत्रीय मांगों की प्रस्ताव रखी थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था, 2 व्यक्तियों ने। CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व डैश द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा क्या किया गया था? इसकी अध्यक्षता किया गया था, नेतृत्व।
खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? अली बंधुओं को दिया जाता है। और यह आंदोलन ब्रिटिश राज के दौरान भारत मुस्लिम संप्रदाय के बीच एकीकरण के लिए शुरू किया गया था। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि तुर्क का खिलाफा को पुनर्जीवित करना। और 1919 में अली बंधुओं ने मोहम्मद अली और शौकत अली ने मौलाना आजाद, हसरत मोहनी तथा हाकिम अजमल खान के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का नेतृत्व किया था। और वर्ष 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया और जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था? तो जब 1928 में साइमन कमीशन आया था तो साइमन वापस जाओ का नारा दिया जा रहा था लोगों के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अभी बताया था, एक प्रश्न इससे रिलेटेड आया था उस समय कि साइमन वापस जाओ का नारा लगाया गया था जब साइमन कमीशन भारत आया था। तो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों के दल द्वारा निम्नलिखित में से कितने दिनों तक दांडी मार्च पद यात्रा की गई थी? तो ये 24 दिन तक किया गया था और यह यात्रा शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में खत्म हुआ। और इस यात्रा में महात्मा गांधी और उनके 78 अनुयायियों ने लगभग 240 मील का पैदल यात्रा किया था। और इस यात्रा को नमक मार्च या दंडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह यात्रा ब्रिटिश नमक एकाधिकार तथा नमक पर टैक्स लगाने के खिलाफ अहिंसक विरोध के तौर पर आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है कि किस दमनकारी कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1919 में एक आंदोलन चलाया था जिसने उन्हें सही मायने में राष्ट्रीय नेता बना दिया था? तो रॉलेट एक्ट जो था 1919 का, इसे रॉलेट एक्ट के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए थे। रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध के दौरान हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए थे। मार्च 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया था और सर सिडनी रॉलेट इसके अध्यक्ष थे। इस एक्ट के तहत सरकार को बिना किसी मुकदमे के आरोपियों को जेल भेजने का अधिकार दे दिया गया था और रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने नागरिकों को देश से व्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। और कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन दिया गया है जैसे कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917, खेरा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो कि गुजरात में हुआ था 1918, असहयोग आंदोलन 1920, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन है, यहाँ से प्रश्न बनने के चांस हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने 1930 में डैश दांडी यात्रा शुरू की गई थी? तो कहाँ से शुरू किया गया था? साबरमती यात्रा से शुरू हुआ था और दांडी में जाकर समाप्त हुआ था। 241 मील का लगभग ये यात्रा था। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत गुजरात के अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से की थी और 12 मार्च 1930 को अपने 78 साथियों के साथ यह यात्रा शुरू की थी और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और वहां समुद्री जल से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। और इस आंदोलन में लोगों ने गांधी जी का भरपूर साथ दिया और यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक रहा। और इस यात्रा के दौरान सरोजिनी नायडू भी उनके साथ थी। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो किस अधिवेशन में किया था? ये लाहौर अधिवेशन में किया था। 1929 का लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसी अधिवेशन में स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 1938-39 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था?
तो सुभाष चंद्र बोस को निर्वाचित किया गया था। 1938 में इन्होंने हरिपुरा से किया था और 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन से 2 बार लगातार अध्यक्ष चुने गए थे। और इसके बाद 1939 में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और फिर 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने डैश में भाग लिया था। तो ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लिए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 को, और ये महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय इरविन के मध्य हुआ था और इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। यह समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच चल रहे संघर्षों को विराम लगाता है। इस समझौता के बाद सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और यह समझौता लंदन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था। अगला प्रश्न है, इस समझौते के बाद महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने के लिए तैयार हुए थे। अगला प्रश्न है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक डैश पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। यह समझौता आरसी मजूमदार की अध्यक्षता में दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुआ था और कांग्रेस ने 29 दिसंबर 1916 ईस्वी को और मुस्लिम लीग ने 31 दिसंबर 1916 को इस समझौते को अपनाया था। और इस समझौता में दोनों दलों ने प्रांतीय विधान सभाओं में धार्मिक अल्पसंख्याकों के प्रतिनिधित्व देने पर सहमति जताई थी और यह समझौता हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आशा की कारण माना गया। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो जो 1922 का जो घटना था, चौरी चौरा कांड, इसके बाद इन्होंने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। यह घटना कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। और इस घटना में किसान की एक बड़ी भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। इस घटना के बाद गांधी जी ने जनता से सभी प्रतिरोधों को खत्म करने का अपील किया और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बरदौली में किसान आंदोलन हुआ था? तो ये 1928 में हुआ था, जब साइमन कमीशन भारत आया था। बरदौली सत्याग्रह 1928 में शुरू हुआ था और यह आंदोलन गुजरात के बरदौली में किसानों द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ टैक्स वृद्धि के लिए लगाया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इस आंदोलन में महिलाओं ने भी अहम भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कब गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की? तो अभी बताया था मैंने, ये 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को हुआ था महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच। और यह समझौता पर महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे और यह समझौता लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के पहले हुआ था और इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है या दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। यह समझौता के तहत गांधी जी ने सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का आश्वासन दिया था। अगला प्रश्न है और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है कि 1913 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था? तो मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे? ये शामिल हुए थे 1913 में मुस्लिम लीग में। वर्ष 1913 में मुस्लिम लीग की एक महत्वपूर्ण नेता थे, कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। 1913 में लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने थे। आज का आखिरी प्रश्न है कि एनी बेसेंट डैश के प्रभाव में एक फैबियन समाजवादी थी। तो ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के।
और ये आपका 400 प्रश्न कंप्लीट हो गया और ये आपका हिस्ट्री इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब हम लोग कल से पॉलिटी स्टार्ट करेंगे और पॉलिटी में भी लगभग 400 से ज़्यादा प्रश्न हैं वो करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।